स्टूडेंट क्लास 12th विषय हिस्ट्री, वही हमीर वाला चैप्टर अपने चल रहा था। उससे आगे अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आना व रणथंभौर पर अधिकार करना, यानी ये प्रारंभिक घटनाएं हैं, ठीक है। और 1301 ईस्वी में 11 जुलाई 1301 ईस्वी में जो है उसने अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया, यानी अपना कब्जा जमा लिया। तो अपन बात कर लेते हैं प्रारंभिक घटनाओं की। उलुग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर पहुंचा और अमीर खुसरो ने अपनी रचना, दो रचनाएं अमीर खुसरो की पहली हो गई और तीसरी रचनाओं का नाम लिखो खजाइन उल फुतूह। तो ये तीसरी रचना है इसकी, खजाइन उल फुतूह। किसकी रचना है ये? अलाउद्दीन खिलजी की दो रचना पहले हो गई और ये तीसरी रचना अभी ये मैंने आपके सामने लिख दी। तो अलाउद्दीन खिलजी की टोटल रचनाएं होगी हमारे 3, ठीक है। आगे देखते हैं। उसने लिखा कि इस अभियान का आंखों देखा वर्णन किया है। सुल्तान ने इस आक्रमण में पासेब मगरबी व अरारदा, यानी शस्त्रों के नाम है पासेब मगरबी, पहले बताया था। मगरबी जो होता है वो नीचे एक इस प्रकार की तोप होती है कि उसमें पत्थर डाले जाते हैं और वो पत्थर सीधे फेंके जाते हैं उसकी सहायता से, ताकि कि वो किले में जाके दीवार पे गिरे या किले पे जाके गिरे, ठीक है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफल रहा तो उसने छल और कूटनीति का आश्रय लेते हुए अमीर के साथ संधि का प्रस्ताव भेजा। हमेशा से होता हुआ है भारतीय शासकों के साथ, ये वर्ड बार बार आ रहा है, छल एवं कपट। प्रत्येक जितने भी भारतीय शासक हुए, महान वीर योद्धा जितने भी हुए, वो छल और कपट के कारण ही हारे, वरना वो नहीं हारते, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, या उसने हमीर द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति रतिपाल को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल और उसकी सहायता से हमीर के एक अन्य सेनापति रणमल को रणथंभौर दुर्ग का प्रलोभन देकर, प्रलोभन यानी रिश्वत दे दी उसको, वही अगर हम जीत जाएंगे तो रणथंभौर का दुर्ग तुम्हें दे देंगे, अपनी ओर मिला लिया। चौहान रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अलाउद्दीन ने हमीर के एक अधिकारी को अपनी तरफ मिलाकर दुर्ग में स्थित खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया, जिससे दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री का भयंकर संकट पैदा हो गया। ये हो गया दुर्ग के अंदर। पहले ही बात करी थी हमने, भारतीय हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े दुर्ग हैं, बड़े बड़े किले हैं, वो इतना उनका क्षेत्रफल होता है कि वहाँ पानी का भी जो है बहुत बड़ा स्थान होता है और खाद्य सामग्री भी वहाँ उगाई जाती है। पानी वहाँ होता है, खाद्य सामग्री। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कितने जो विदेशी शासक आए, मुग़ल आए, एक एक दुर्ग को जीतने में उनको 1 साल लग गए, 2 साल लग गए, ठीक है। तो एक विस्मरणीय बात है ये। तो इसलिए वहाँ भी ये बात हुई। तो जब वह संकट पैदा हुआ खाद्यान्न सामग्री का, तो अमीर खुसरो ने इस संबंध में लिखा कि सोने के दानों के बदले में चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। लोगों के पास सोना पड़ा हुआ था और वो सोनों के बदले में चावल लेना चाह रहे थे, वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। खाद्यान्न के अभाव में हमीर को दुर्ग के बाहर निकलना पड़ा, किंतु रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। युद्ध के दौरान हमीर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं द्वारा जोहर किया गया। राजपूत वीरांगनाएं जो थी उनके द्वारा जोहर कर लिया गया, यानी जोहर का मतलब जिंदा आग में कूदना होता है। जिंदा आग में कूद जाती है महिलाएं, उसे जोहर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में रानी, ये रणथंभौर का प्रथम शाखा कहा जाता है। ये प्रथम शाखा था। 3 शाखे हुए हैं भारत में टोटल, जिसमें प्रथम शाखा है हमारा रणथंभौर का। शाखा जो शब्द है वो, उसमें 2 अर्थ है, एक तो जौहर और दूसरे केसरिया। इनसे मिलके बना हुआ है जौहर और केसरिया, यानी महिलाएं जो है वो जोहर करती थी और पुरुष जो है वो केसरिया सापा बांधकर अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं, उससे जो है शाखा बोलते हैं। तो ये प्रथम शाखा था यहाँ का रणथंभौर का। उसके आगे देखो, जोधपुर की जोधराज की रचना हमीर राष्ट्रों के अनुसार इस जोहर में मोहम्मद साहब की कई स्त्रियाँ भी रंगदेवी के साथ चिता में भस्म हो गई। कुछ स्थानों पर उल्लेख है कि रंगदेवी ने किले में स्थित पद्मलबा तालाब में जल जोहर किया था। पद्मला तालाब जहाँ रंगदेवी ने जल जोहर किया था,
रंग देवी के नेतृत्व में। इसका नाम याद रख लेना, तालाब का नाम है ये, जहाँ पे रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर किया था राजपूत वीरांगनाओं ने। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। ये लिखा हुआ है 1301 ईस्वी में उसने उस पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मीर महमूद शाह भी अमीर की तरफ से संघर्ष में लड़ते हुए घायल हुआ। घायल महमूद शाह पर नज़र पड़ने पर अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा कि अगर मैं तुझे ठीक करवा दूं तो तुम क्या करोगे, अगर मैं ठीक कर देता हूं तुम्हें तो तुम क्या करोगे। इस पर बड़ी बहादुरी के साथ मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि अगर मुझे ठीक करवाया तो मैं 2 काम करूंगा, पहला तुम्हें मार दूंगा, दूसरा हमीर के किसी वंशज को रणथंभौर के सिंहासन पे बिठा दूंगा। इसने कितनी बड़ी बात कही कि पहला तो मैं तुम्हें मारूंगा सबसे पहले तो, और दूसरा काम करूंगा कि हमीर का कोई भी वंशज है उसको रणथंभौर के सिंहासन पे बैठा दूंगा। ऐसा सुनकर अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा कर मोहम्मद शाह की हत्या करवा दी। तो ये थी प्रारंभिक घटनाएं रणथंभौर के संदर्भ में। ठीक है, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय अभियान उसका पूरा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। अब बात करेंगे अभी सेकंड जो हमारा पॉइंट है अमीर का मूल्यांकन, ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अमीर खुसरो की तीसरी रचना आ गई हमारे यहाँ पे, खजाइन उल फुतूह। ठीक है, और ये उसकी नीति जो है, जितने भी मुग़ल बादशाह हैं बाहर से आए हैं वो छल और कपट की नीति पे चलते हैं। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे नंबर का क्वेश्चन है ये, पद्मलभा तालाब जल जोहर रंग देवी के नेतृत्व में, यानी रंग देवी ने के नेतृत्व में जो वीरांगनाओं ने जल जोहर किया था उस तालाब का क्या नाम था, पद्मला तालाब उसका नाम था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इसका हर्ष के मूल्यांकन के बारे में। अगर हम हमीर के मूल की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले तो देखो वो नंबर 1 वीर विजेता, नंबर 2 प्रजावत्सल, नंबर 3 कुशल योद्धा, ठीक है। इसके अलावा शरणागत, शरण देता वो किसी को भी मना नहीं करता था। सिद्धांत प्रेमी, सिद्धांतों पे अडिग रहा। लेकिन एक हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, कूटनीति का अभाव था उसमें, कूटनीति का अभाव। ठीक है, और विद्वानों का आश्रय रहता, विद्वानों का आश्रय दाता। ये पॉइंट आप कॉपी में उतार लीजिए। ये है हमीर का मूल्यांकन, इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ, वो भी पहले एक बार आप कॉपी में देख लीजिए और उसको उनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए हमीर के मूल्यांकन के बारे में। सोलह से 20 होती बता देना, 16-17 होती बता, अभी तो कम ही। आई होप कि तुमने उतार लिया होगा। ठीक है, 6 पॉइंट है हमीर के मूल्यांकन की बात करें। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 में वो विजय रहा। बार बार के प्रयासों के बाद भी जलालुद्दीन खिलजी उस पर अधिकार नहीं कर पाया रणथंभौर पर। हमीर की सूरवीरता व सैनिक योग्यता का स्पष्ट प्रमाण है कि वह वीर योद्धा ही नहीं अपितु उदार शासक भी था। विद्वानों के प्रति हमीर की बड़ी श्रद्धा थी। विजयादित्य उसका सम्मानित दरबारी कवि तथा राघव देव उसका गुरु था। कोटि यज्ञ के संपादन के द्वारा उसने अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। हमीर अपने वचन व शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपनी शरण में आए अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को न लौटाने का हट कर लिया था। वो ये हट कर लिया था, उसने जिद कर ली थी। रणथंभौर पर अधिकार करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी यही चाह रहा था कि वो जो तेरे शरण में आए हुए हैं मेरे सेनापति, तू उसे छोड़ दे तो मैं जो है इस पर आक्रमण नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति की हमारी यही विशेषता है, अतिथि देवो भव है।
हमारे लिए अगर वो दुश्मन भी है और जब हमारे घर पे आ जाता है तो हम उसको भी हम अतिथि मानते हैं। तो यहाँ हम शरण देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी शुरू से परंपरा रही है कि शरण देना, तो फिर हमीर कैसे पीछे रहता, उसने भी उसको प्रेरणा दी, ठीक है। और उसने मना कर दिया। इसी हट के कारण हमीर ने अपना परिवार व राज्य खो दिया। हमीर के बारे में कहा जाता है, देखो कितनी अच्छी बात कही है, सिंह समवन सतपुरुष वचन कदली चढ़े एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कितनी अच्छी बात गई। देखो क्या अर्थ है इसका, शेरनी जंगल का राजा बनने वाले एक ही शिशु को जन्म देती है, बस एक ही शिशु होता है शेर के, उसके बाद में दूसरा बच्चा नहीं होता शेरनी के, ठीक है। सतपुरुष द्वारा दिया गया वचन भी बदला नहीं जा सकता। और सतपुरुष यानी सच्चा जो व्यक्ति, सज्जन जो व्यक्ति है, उसने अगर एक बार वचन दे दिया तो फिर वो वचन से दूर नहीं रहते हैं। केले का पौधा भी एक ही बार फलता है, केला का जो पौधा होता है वो भी एक ही बार फलता है, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाता है। स्त्री के सिर पर लगना दूसरी बार तेल सिंचित नहीं किया जाता। और स्त्री के, जब स्त्री की किसी यानी युवती की शादी होती है तो लगन के समय जो तेल उस पर पूरा जाता है, टाला जाता है, उसके बाद में फिर उस पर तेल नहीं सिंचित किया जाता। इसी प्रकार हमीर द्वारा दिया गया वचन भी कभी नहीं बदलता, ठीक है। आगे हम बात करें, उसके इन गुणों की प्रशंसा के बावजूद उसकी भूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है, अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी है। उस समय की तत्कालिक परिस्थिति क्या रही होगी, लेकिन फिर भी हम वर्तमान के अगर संदर्भ में बात करें तो कहीं ना कहीं हमीर पीछे रहा, इसलिए उसे हार देखनी पड़ी। इसके इस गुणों की प्रशंसा के बावजूद उसकी भूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपने पड़ोसी राज्यों को छेड़कर उनसे धन की वसूली कर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा ली। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संगठन के प्रयास न करना भी उसकी रणनीतिक भूल थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले अपनी जनता पर कर वृद्धि के कारण उसकी लोकप्रियता में कमी आई, ठीक है। और इन कमियों के बावजूद हमीर को इतिहास में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जा सकता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है, या यदि उसमें कोई दोष थे तो वे उसके वीरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा और मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तथा मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। नयन चंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य, रचनाओं के नाम लिख लो, कुछ एक रचनाएँ जो है इनके नाम बोल देता हूँ मैं। अभी हम चल रहे हैं पेज नंबर 65। देखो, नयनचंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, इसकी रचना का नाम है हमीर महाकाव्य। दूसरी इसकी अगर रचना की बात करें हम, जोधराज हमीर राजसो, जोधराज की रचना, इसका नाम था हमीर राजसो। अमृत कैलाश का हमीर बंधन, चंद्रशेखर द्वारा हमीर हट, ये इनकी रचनाओं के नाम है। तो ये हमीर के बारे में हुई हमारी आज बात, ठीक है। प्रारंभिक घटनाएं 1301 में उसने विजय प्राप्त कर ली। हमीर का मूल्यांकन, वीर विजेता था, शरणागत था, शरण देने वाला था, प्रजावत्सल था, सिद्धांत प्रेमी व्यक्ति था, कुशल योद्धा, कूटनीति का उसमें अभाव था, ये बात हम मान सकते हैं, और विद्वानों का आश्रयदाता था। तो प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कहा कि अगर इतना बड़ा शासक होता है तो उसमें कुछ न कुछ तो कमियां रहती ही है। और फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आपसी फूट, उनका छल कपट। तो हम केवल छोटी सी 2-3 गलतियों की वजह से हमीर का मूल्यांकन के पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि वीर योद्धा, महान विजेता था ही, और कभी उसने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की, मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ, भाई मरना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जो है इस मातृभूमि के प्रति अपना सिर तो नहीं झुकने देंगे। ठीक है, तो रचनाओं के नाम उठा लीजिए जितनी भी रचना हुई। अब हम इसी में ले लेते हैं इसको मिटा देता हूँ अब। खिलजी एवं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, इसका छोटा सा इंट्रो हम ले लेते हैं। खिलजी एवं रावल 1302 से 1303 ईस्वी तक। ठीक है, रावल रतन सिंह के बारे में इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। अभी हमने सुना होगा, बहुत बार सुनते हैं। उसकी रानी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, रानी पद्मिनी। 1302 में मेवाड़ के सिंहासन पे बैठे ये। 1302 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। उस समय मेवाड़ सामरिक दृष्टि से कमज़ोर था। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 में उन्होंने वो शासक बने और मेवाड़ के वो 1302 में शासक बने। और सामरिक दृष्टि से उस समय मेवाड़ जो था कमज़ोर था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे रावल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष के कारण। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।